पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक स्थापित होने वाला जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के जो विभिन्न 5 राजवंश थे, इस दौरान जो 5 राजवंश स्थापित हुए 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच, जो 5 राजवंश स्थापित हुए, कौन? जैसे मामलुक वंश, अरे वही दास वंश, मामलुक वंश स्थापित हुआ, फिर खिलजी वंश स्थापित हुआ, पुनः तुगलक वंश स्थापित हुआ, उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी राजवंश लोधी राजवंश था। इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हम लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच, अर्थात इस दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ से लेकर दिल्ली सल्तनत के अंत तक एक प्रशासनिक व्यवस्था में क्या विशेष था। उस दौरान एक शासन सत्ता स्थापित करने के साथ एक प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित होती है, बगैर प्रशासनिक व्यवस्था की शासन सत्ता चल नहीं सकती। तो इस दौरान हम देखते हैं 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या बातें विशेष रही, खासकर पेपर के लिहाज से। हम लोग आज की क्लास में इसको देखने और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी क्षेत्र या शासन व्यवस्था में प्रशासन का एक अहम योगदान होता है। अगर हम उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था को समझेंगे तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगी। हम उसी चीज को आज की प्रशासनिक व्यवस्था में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत, ये भी एक साम्राज्य स्थापित था। जैसे भारत एक देश है, यहां पर भी एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है कि यहां भी प्रशासन केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय सत्ता में विभाजित है। भारत है, ये हम आज की बात कर रहे हैं, केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय सत्ता में ये आज भी विभाजित है। इसी को हम लोग उस समय के हिसाब से पढ़ के देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। केंद्रीय सत्ता, जैसे आज केंद्रीय सत्ता प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख जो है, केंद्रीय सत्ता में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शासन सत्ता चलती है और प्रांतों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन सत्ता चलती है। प्रशासनिक व्यवस्था का जो है कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री प्रांतों में। लेकिन हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखें तो इन सत्ताओं के प्रमुख जो होते हैं, जैसे सत्ताओं का प्रमुख लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति या राज्यपाल होता है, उसी चीज को हम अगर यहां पर उठा के देखें, अगर हम इनकी दोनों की तुलना करेंगे तो तुलना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये राजतंत्र है और ये लोकतंत्र है। यहां राजतंत्र और ये लोकतंत्र, इसलिए जो है यहां पर तुलना करना संभव नहीं। लेकिन हम अगर इसी को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा और बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल हम समझ लेंगे, कहीं से भी पेपर में प्रश्न निकले हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो सत्ता स्थापित थी, तो यहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और यहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री। लेकिन हम लोग जिस दौर की बात कर रहे हैं, जिस दौर का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय राजशाही थी, लोकतंत्र नहीं था। उस समय राजशाही थी, अर्थात राजा सर्वे सर्वा था। केंद्रीय सत्ता का प्रमुख कौन था? राजा था। और ये राजा एक बड़े भूभाग पर जो है साम्राज्य स्थापित करके बैठा हुआ था, इसलिए एक बड़े साम्राज्य पर शासन सत्ता अकेले चला नहीं सकता। यद्यप कुछ राजशाही, कुछ राजा ऐसे भी हुए कि अपनी शासन सत्ता इतनी मजबूती के साथ स्थापित किए कि उनका साम्राज्य काफी विकास हुआ, चारों तरफ उनका साम्राज्य का फैलाव हो गया। लेकिन उसी में कुछ राजा ऐसे भी हुए, इसी दौरान 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच की ही बात हम कर रहे हैं, उस दौरान कुछ ऐसे भी राजा हुए जो बनी बनाई सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया। आप लोगों को याद ही होगा, क्योंकि जितनी भी पिछली क्लासें चली थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक राजवंश का उदय हुआ, शासन सत्ता चली, चरम पर पहुंचा, उसका पतन हो गया। इस तरीके से 5 राजवंशों ने इस दौरान 1206 से 1526 ईस्वी के बीच शासन सत्ता चलाई। तो वही राजशाही, एक मजबूत राजा अगर होता था तो वो बड़े भूभाग का मालिक हो जाता था। लेकिन अगर उसी में कोई कमजोर राजा हो गया तो वो उसके बने बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला देता था। अब इस वंश में केंद्रीय स्तर पर जो शासन सत्ता का प्रमुख होता था वो सुल्तान होता था। अब उसका प्रमुख हो गया सुल्तान। इसलिए 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के बीच के समय को जो भी शासन सत्ता चले उसे हम लोग कहते हैं सल्तनत कालीन सत्ता।
सल्तनत कालीन सत्ता। इस सुल्तान के सर्वे सर्वा होने की वजह से इस संपूर्ण व्यवस्था को सल्तनत कालीन व्यवस्था कहते थे। अब सुल्तान प्रमुख हो गया, जैसे एक बड़े भूभाग का मालिक एक है, कौन? राजा, जिसे उस समय सुल्तान कहा जाता था। अब सुल्तान चूंकि उस बड़े भूभाग का साम्राज्य अकेले चला नहीं सकता, इसलिए अपनी सहायता के लिए इसने मंत्रिपरिषद का निर्माण कर दिया। मंत्रिपरिषद का निर्माण हो गया। मंत्रिपरिषद तो आज कहा जाता है, जैसे आज अगर कैबिनेट मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, तो ये मंत्रिपरिषद इन लोगों को मिलाने के बाद मंत्रिपरिषद बनता है कि आप विदेश मंत्री हो गए, आप रक्षा मंत्री हो, आप गृह मंत्री हैं, आप उद्यान परिवहन मंत्री है। तो उसी तरीके से सुल्तान जब अपनी शासन सत्ता चलाता था तो अकेले शासन सत्ता चला नहीं सकता था, इसलिए उसने मंत्रिपरिषद का गठन किया। उस समय मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत कहा जाता था। कई बार यहां से पेपर में प्रश्न निकल के आया है कि मजलिस ए खलवत क्या है। तो जो सुल्तान 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो शासन सत्ता चलती थी, सुल्तान की सहायतार्थ जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था उसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। अब जैसे यहाँ मंत्रिपरिषद है, इसमें भी मंत्री हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो भी मंत्री है, उसी तरीके से मजलिस ए खलवत की स्थापना में अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, जिसे हम यूं कह सकते हैं आज की भाषा में कि मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। मजलिस ए खलवत का प्रमुख कौन था? तो दीवान ए विजारत पहला मंत्री था। मजलिस ए खलवत का पहला व्यक्ति है दीवान ए विजारत। इसका अध्यक्ष कौन होता था? इसका अध्यक्ष वजीर। अब आप समझ ही गए होंगे, यह सबसे पावरफुल पद था, सबसे शक्तिशाली पद यही था, दीवान ए विजारत, जिसका प्रमुख जो है वजीर होता था। यह वजीर शासन सत्ता के प्रमुख के साथ साथ यह वित्त मंत्रालय भी देखता था, अर्थात वित्त से संबंधित व्यवस्था भी यही देखता था। लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनके दौरान इनका साम्राज्य या इनकी पावर जो है सब काफी शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन कुछ राजा ऐसे भी हुए जिनके समय में इनकी सत्ता कमजोर हो गई। जैसे तुगलक काल था तो इन वजीरों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था, सोने का काल है, जो भी चाहिए सब कर सकते थे, इनकी इतनी पावर हो गई थी। लेकिन वही जस्ट जब बलमन आता है, बलमन, तो इनके लिए जो है सबसे निम्न काल आ गया। बलमन अपने से किसी को यह नहीं कहता था कि आपकी कुछ सुनी जाएगी, वो अपने निर्णय स्वयं से जो भी उसकी इच्छा होती थी, जो भी फैसला होता था वो लागू करता था। इस मजलिस ए खलवत का अगला व्यक्ति कौन, अगला मंत्री कौन होता था, अगला जो कर्मचारी कौन होता था? तो दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज इस विभाग का अध्यक्ष, इस विभाग का प्रमुख कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। दीवान ए अर्ज है क्या? यह सैन्य विभाग है। अब समझ गए होंगे, ये रक्षा मंत्री है, आज वाला ये रक्षा मंत्री है। जैसे रक्षा मंत्री बेशक है, लेकिन वो कार्य जो है सभी लोगों को बांट के रखता है। तो ये क्या था कि आरिज ए मुमालिक इसका प्रमुख है, और ये कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि सेना में भर्ती करना हो, सेना में भर्ती करना हो, साथ में उनका जो भी जैसे दाग एवं तस्लीमा पद्धति चलती थी उनका रिकॉर्ड रखना इसका काम था। कि जो आप दाग एवं तस्लीमा पद्धति है, दाग एवं तस्लीम पद्धति आपको याद होगा कि क्या है। तो दाग एवं तस्लीम पद्धति थी, उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? आरिज ए मुमालिक रखेगा, दीवान ए अर्ज विभाग रखेगा। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि इस विभाग की स्थापना किसने की? तो इस विभाग की स्थापना बलवन ने किया। बलवन ने इस विभाग की स्थापना कर दिया कि सेना के निरीक्षण के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, सेना में भर्ती करने के लिए एक विभाग होना चाहिए। तो इसका प्रमुख कार्य क्या था कि सेना में लोगों को भर्ती करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा, उनका निरीक्षण करेगा। इस तरीके से ये हो गया। और इसके बाद एक और विभाग की स्थापना होती है, दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा, ये शाही सचिवालय है। हम जैसे आज नहीं है कि सचिवालय है, तो उसी तरीके से ये शाही सचिवालय था। इसका प्रमुख कौन होता था? तो इसका प्रमुख होता था दवीर ए खास।
दबीर ये खास इसका प्रमुख होता था। इसका कार्य क्या था? शाही घोषणाओं एवं पत्रों का पांडुलेख तैयार करना दीवाने इंसा, दीवान एक खास का जो है प्रमुख कार्य होता था। उसके बाद जो है दीवान ए रसालत बनाए गए, एक मंत्री का पद दिया गया दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत जैसे आज विदेश विभाग है, सेम कहानी उसकी उस समय थी कि विदेश मंत्री है, आज वाला विदेश मंत्री। आप खुद ही समझ गए होंगे कि इसका क्या कार्य था। जो विदेशों से संपर्क स्थापित करना है, विदेशों में व्यापार के लिए प्रोत्साहन देना है, वो सारे काम किसके थे? दीवान ए रसालत के अंतर्गत थे। उसके बाद कुछ और मंत्रियों का गठन किया गया, जैसे सद्र सुदूर, ये धार्मिक मामलों का मंत्री था, धार्मिक मामलों से संबंधित ये मंत्री था। अगला पद नियुक्त किया गया काजी उल कुजात, ये कानून मंत्री है, आज का ये कानून मंत्री है। राजा को जो उस समय सुल्तान होता था उसमें न्यायिक कार्यों में ये इसकी सहायता करता था। उसके बाद बरीद ए मुमालिक होता था, बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीनस्थ होता था। जो भी गोपनीय सूचनाएं होती थी साम्राज्य की या साम्राज्य के बाहर की जो भी सूचना होती थी, सब ये गुप्तचर राजा को या अपने अधीनस्थ जो इनके आगे कर्मचारी होते थे उनको ये सूचना पहुंचाते थे। इन सब व्यवस्थाओं के अलावा भी कुछ ऐसे राजा हुए जो अपने शासन सत्ता को चुस्त दुरुस्त और अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली या मजबूत रूप देने के लिए कुछ नवीन विभागों की भी स्थापना कर दी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए, बाजार जो है इस पर नियंत्रण के लिए इसने दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना कर दी। दीवान ए रियासत के माध्यम से यह बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। यह कई बार पेपर में प्रश्न पूछा कि दीवान ए रियासत का क्या कार्य था। देखिए यहां रियासत शब्द लगा है, जिससे हमें यह एहसास होता है कि प्रांतीय व्यवस्थाओं से संबंधित यह कोई संस्था रही होगी। लेकिन दीवान ए रियासत का कार्य क्या था कि बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना, कहीं चोरी ना हो, कहीं घटतौली ना हो, या कहीं दाम से अधिक मूल्य पर कोई बेचता ना हो, इसकी जांच कौन करता था? तो दीवान ए रियासत करता था। इसकी स्थापना किसने की? अपनी सुविधा के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता आती है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? कृषि के विकास और माल गुजारी, उस समय माल गुजारी लिया जाता था, टैक्स, कृषि पर जो पैसा वसूला जाता था, कर लिया जाता था, माल गुजारी कहते। इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चले, सुचारू ढंग से चले, किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए इसने क्या किया? अमीर ए कोही विभाग की स्थापना कर दिया। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त चलाने के लिए इसने जो है अमीर ए कोही विभाग की स्थापना कर दिया। उसके बाद आता है शासन सत्ता फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने मजलिस ए खलवत में जो पहले से चली आ रही व्यवस्था थी उसमें काफी परिवर्तन किया। फिरोज शाह तुगलक क्या क्या किया? इसने सबसे पहले क्या किया कि ये जो दास हैं, दास, इनके व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, इनकी भी देखभाल हो, इसके लिए इसने क्या किया? दीवान ए बंदनगान की व्यवस्था कर दिया, विभाग की स्थापना कर दिया कि चलिए आपको हमने स्थापित कर दिया, आप केवल दासों के बारे में ही सोचिए, दासों की देखभाल के बारे में ही सोचिए, देखिए उनका दीवान ए बंदगान। उसके बाद इसने देखा कि हमारी जनता जो है काफी गरीब है, काफी समस्याओं से वो जूझ रही है, एक काम किया जाए, एक विभाग की स्थापना कर दिया जाए जो शासन सत्ता के और जनता के बीच अहम कड़ी का रोल अदा करे कि शासन सत्ता और गरीब जो परेशान हैं उन्हें किस तरीके से सहायता किया जाए। इसके लिए इसने कर दिया एक विभाग की स्थापना, दीवान ए खैरात, दान विभाग, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना कर दिया। यह सब व्यवस्था होने के बाद
फिरोज शाह तुगलक ने सोचा कि ये लोग तो अपने अपने विभाग के मालिक हो गए, लेकिन अगर हमें कोई निर्माण कार्य करवाना होगा, जैसे आज नहीं है कि अगर कोई सड़क बनवाना है, इससे संबंधित जो सरकारी कार्य तो लोग निर्माण विभाग करवाता है, तो उसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, अपने शासन सत्ता में निर्माण कार्य के लिए दीवाने इमारत का निर्माण कर दिया। दीवाने इमारत विभाग की स्थापना कर दिया कि यही विभाग निर्माण करेगा। इसे लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं। इन सब के चीज साथ साथ जब इतने बड़े भूभाग पर मंत्रियों के अलावा भी क्या देखा गया कि शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं चल पा रही है, इसलिए इसे प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। जैसे आज नहीं है कि ये भारत हो गया, भारत है तो इसे अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से जैसे ये प्रांत है, बिहार, केरला जो भी है, उसी तरीके से उस समय भी प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। जैसे आज इसको हम प्रांत कहते हैं, प्रदेश कहते हैं, तो उस समय इसको क्या कहते थे, तो उस समय इसको इक्ता कहते थे या इसको विलायत कहते थे। अच्छा, आज जो ये प्रदेश है उनका मुखिया कौन होता है, उन पर प्रशासनिक व्यवस्था कौन चलाता है, तो उसे हम लोग मुख्यमंत्री कहते हैं। लेकिन इक्ता या विलायत जो था उसका प्रमुख कौन होता था, तो इसका प्रमुख जो होता था इक्तादार या वली, मुफ्ती, नाइब, ये लोग जो है इस इक्ता या विलायत के प्रमुख होते हैं। इनका कार्य क्या था, मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, बिल्कुल मुख्यमंत्री का कार्य प्रदेश के शासन व्यवस्था को ठीक ठाक चलाना। तो उसी तरीके से इनका भी यही कार्य था कि प्रांतों की शासन व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाए, शांति व्यवस्था के साथ चलाए। ये जिम्मेदार किसके प्रति होते थे, सुल्तान के प्रति जिम्मेदार होते थे। प्रांतों में जो है अब अलग अलग, अभी हमने कहा ना कि कुछ शासक ऐसे भी हो जिनका साम्राज्य काफी विस्तृत हुआ, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया, और कुछ साम्राज्य ऐसे राजा ऐसे हुए कि जिन्होंने अपने बनी बनाई सत्ता को समाप्त कर दिया। इसलिए इस प्रांत की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी किसी साम्राज्य के प्रांतों की संख्या काफी थी और किसी किसी साम्राज्य के जो है प्रांतों की संख्या कम थी, तो इसलिए इसकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शासन व्यवस्था चलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, प्रांतों में विभाजित कर दिया। उसके बाद क्या किया, इन लोगों ने, जैसे आज जिला है, प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है, तो जिला, तो यहां भी इन लोगों ने सिख प्रशासन या जिला प्रशासन, जिला प्रशासन का निर्माण कर दिया। शासन व्यवस्था देखिए सेम वैसे ही चले आ रहा है, जैसे प्रदेश के बाद हमारे यहाँ जिला होता है, तो इन लोगों ने भी क्या किया कि सिख प्रशासन या जिला प्रशासन की स्थापना कर दिया। इस सिख प्रशासन या जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता था, जैसे हमारे यहाँ डीएम है और पुलिस विभाग वाला एसपी है, तो सिख प्रशासन या जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, तो यह सिकदार होता था। सिकदार इसका प्रमुख है। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये जो सिख है या जिला प्रशासन की नींव किसने रखी थी, तो सर्वप्रथम 1279 ईस्वी में बलवन ने इस सिख का निर्माण किया था कि अब एक जिला प्रशासन भी होगा। हम लोगों ने देखा कि जिला हो गया, प्रदेश के बाद जिला हो गया, अब फिर हमारे यहाँ क्या व्यवस्था बन गई कि ब्लॉक है, तहसील है। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि एक परगने की स्थापना कर दिया। अब एक परगना हो गया कि शासन व्यवस्था का जो अगली कड़ी होगी वो परगना होगा। परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होगा, तो ये आमिल होगा। इसका अधिकारी हो गया आमिल, जो भी व्यवस्था देना होगा परगने से संबंधित ये आमिल देगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसका प्रमुख कौन होता था, तो चौधरी, पटवारी, ये लोग इस गांव के प्रमुख होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है गांव प्रशासन होता था। अब शासन सत्ता स्थापित हो गई। हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय स्तर पर भी शासन सत्ता चलाने के लिए व्यवस्था बना दी गई। उसे अच्छी तरह से चुस्त दुरुस्त चलाने के लिए प्रांतों में विभाजित कर दिया, प्रांतों को जिलों में विभाजित कर दिया गया। कभी कभी मिलाने के लिए देता है कि इसमें जो है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चल रही। तो जैसे ये केंद्रीय सत्ता हो गई,
केंद्रीय सत्ता। उसके बाद इसे विभाजित कर दिया गया प्रांतों में, प्रांतीय सत्ता में स्थापित विभाजित कर दिया। उसके बाद ये हो गया सिकदार, सिख जो सिकदार जो उसका प्रमुख होता था सिख प्रशासन। उसके बाद ये हो गया परगना। उसके बाद जो है सबसे निचली इकाई, सबसे छोटी इकाई गांव होता था। शासन व्यवस्था चलना शुरू हो गई, लेकिन शासन व्यवस्था को इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अलावा किसी और भी चीज की जरूरत है। जैसे अगर धन नहीं मिलेगा, धन नहीं होगा, तो शासन बता कितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए तो उतनी मजबूती से चल नहीं सकती। इसलिए सल्तनत कालीन व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता था, कर सल्तनत काल में। वैसे सल्तनत काल में प्रारंभ में काफी टैक्स लिए जाते थे, लेकिन कुछ बाद के जो शासक हुए उन लोगों ने करों की संख्या को घटा दिया। अब केवल 5 प्रकार के कर लिए जाते थे, 5 प्रकार के कर लिए जाते थे, लेकिन मुख्यतः 5 कर थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ शासकों ने अलग अलग तरीके से कर लिया। हम देखते हैं कौन कौन से लिए जाते थे। जैसे सबसे पहला उस्र यह भूमि कर था। उस्र भूमि कर है, यह किससे लिया जाता था? तो मुसलमानों से लिया जाता था। उसके बाद दूसरा था खराज, यह भी भूमि कर है, यह भी भूमि कर है। यह किससे लिया जाता था? तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे उनसे लिया जाता था। इनमें और इनमें अंतर क्या है? जैसे भाई ये भी भूमिकर है, ये भी भूमिकर था, तो फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये जो उस्र लिया जाता था मुसलमानों से तो इसकी दर कम होती थी, लेकिन जो ये खराज लिया जाता था इसमें इसकी दर ज्यादा होती थी। उसके बाद अगला कर था जकात। यह एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर किससे लिया जाता था? धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। धनवान मुसलमान इसको देते थे। कितना देते थे? अपनी आय का 2.5% ये दान करते थे। उसके बाद अगला था जजिया। बिल्कुल, जजिया भी एक धार्मिक कर है। धार्मिक कर ये भी है। ये किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमान इसको देते थे। अगला कौन था? खुम्स या खम्स इसको कहते हैं। खम्स ये लूट का माल था। जैसे कोई भी सेना जाती थी, किसी देश पर आक्रमण करती थी, तो वहां से जो भी लूट का माल प्राप्त होता था तो उसमें सेना और राजा के बीच विभाजन होता था। जैसे कुछ राजा होते थे इसका 1/5 भाग लेते थे और सेना में 4/5 भाग देते थे। ये सेना वाला हिस्सा है। लेकिन कुछ राजा ऐसे हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत तरीका है, आप लोग जो है 4/5 नहीं लेंगे, हम 4/5 लेंगे। 4/5 राजा लेगा, आप क्या करिए, आप 1/5 से संतुष्ट करिए, संतोष रखिए 1/5 से। क्यों? क्योंकि हम जो है सबसे महत्वपूर्ण, हमारे वजह से तो आप लोग हैं, आप ज्यादा क्यों लेंगे? हमारे ही वजह से तो ये आक्रमण हुआ, हमने जीत दर्ज किया, या अगर कुछ भी होता तो हमारा साम्राज्य जाता, और लूट के माल में भी हमारा हिस्सा ज्यादा है। इस तरीके से कुछ शासक 1/5 लेते थे और सेना को 4/5 देते थे। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए कि जो 4/5 स्वयं रखते थे और 1/5 सेना को देते थे। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थानों पर अलग अलग कर लिए गए। जैसे व्यापारिक कर, व्यापार करने वालों से कुछ राजाओं ने कर लिया, चारागाह कर भी लिया, और कृत्रिम तरीके से अगर सिंचाई होती थी तो सिंचाई कर भी लोगों ने लिया। इस प्रकार से सल्तनत काल में टैक्स की व्यवस्था इसी तरीके से किया गया था कि धन ऐसे ही हमको एकत्रित करना है। शासनिक व्यवस्था स्थापित हो गई, कर की भी व्यवस्था हो गई। लेकिन इन सब चीजों को होने के बाद भी अगर एक मजबूत सेना नहीं है तो शासन सत्ता क्या बनी बनाई शासन सत्ता को कोई आके हजम कर जाएगा, या किसी साम्राज्य की निगाह अगर पड़ी सम्राट की तो वो इस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। इसके लिए राजाओं ने क्या किया कि सैनिकों की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रारंभ में जो राजा होते थे वो इस सैनिक व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाद में जैसे अलाउद्दीन खिलजी और बलबन हुए, उन लोगों ने सेना पर विशेष ध्यान दिया। सल्तनत काल में कितने प्रकार की सेना होती थी? तो 4 प्रकार की सेना होती थी। 4 प्रकार की सेना रखी जाती थी। कौन कौन सी? तो पहली सुल्तान की सेना, सुल्तान की सेना अर्थात आज वाला केंद्रीय सेना। दूसरा कौन सा?
तो प्रांतीय सेना, प्रांतीय सेना, प्रदेश वाली सेना, पुलिस, प्रांतीय सेना। तीसरा कौन सा होता था? अस्थायी सेना, अस्थायी सेना। यह सेना क्या होती थी कि जब जरूरत पड़े, जब आवश्यकता महसूस हो, तब इनको बुला लिया जाता था। जब आवश्यकता पड़े तो इनको बुला लिया जाता था, अन्यथा इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। और चौथी सेना कौन थी? तो सेवादारों की सेना थी, सेवादार की सेना। ऐसा नहीं होता है कि जब देश पर कोई भी आंच आती है, आज भी कोई देश पर, अगर किसी भी देश पर कोई भी आंच आती है तो उसके कुछ ऐसे देशभक्त होते हैं, वो स्वतः लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेम सेना वही इनकी भी थी, सेवादारों की सेना। इनमें इन समस्त सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया था। कौन? पहला जो है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। दूसरा कौन सा था? गज सेना, गज सेना। गज सेना का कार्य क्या था? गज सेना का कार्य यही था कि एक किला तोड़ना हो या विपक्षी खेमे में भगदड़ मचवाना हो, तो इस गज सेना की सहायता से ही कार्य किया जाता था। और घुड़सवार सेना उस समय की सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी, क्योंकि इस घुड़सवार घोड़े पर बैठ के जो सेना दौड़ जाती थी वो जल्द से जल्द अपने मंजिल तक पहुंच जाती थी। अगला कौन सा था? तीसरा कौन सा था? पैदल सेना। इन सेनाओं के माध्यम से जो है सुल्तान अपने शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त तरीके से चलाता था। यह सैनिक सेना व्यवस्था जो है, सल्तनत कालीन सेना व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। जैसे 10 सैनिक हैं, 10 सैनिक, इनके ऊपर एक अधिकारी रैंक का कर्मचारी होगा। जैसे हम देखते हैं कि सल्तनत कालीन व्यवस्था में कैसे इसको दशमलव प्रणाली पर, यह सेना सैनिक व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर स्थित थी। दशमलव प्रणाली। अब हम देखते हैं कि कैसे ये दशमलव प्रणाली पर विभाजित थी। जैसे 10 घुड़सवार मान लीजिए हैं, इस 10 घुड़सवारों को एक उच्च अधिकारी इसका कौन होता था? तो एक सरे खेल होता था। एक सरे खेल के अधीनस्थ 10 घुड़सवार है। 10 घुड़सवारों का नेतृत्व कौन करेगा? एक सरखेल करेगा। अब इस 10 सरखेल को, 10 सरेखेल को कौन नियंत्रित करेगा? एक सिपह सलार, सिपह सलार। और 10 सिपह सलार, सलार के ऊपर एक उच्च अधिकारी कौन सा होता था? तो एक उच्च अधिकारी होता था अमीर। और इस 10 अमीर के ऊपर एक उच्च अधिकारी मलिक होता था। इस 10 मलिक के ऊपर एक उच्च अधिकारी खान होता था। सल्तनत काल का जो सैनिक व्यवस्था थी उसमें खान का पद सबसे उच्च था। यहां से कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि सल्तनत कालीन सैनिक व्यवस्था में सबसे उच्च पद कौन सा था? तो ये खान का पद सबसे उच्च था। सल्तनत काल में हमने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हो गई, कर की स्थापना हो गई, सेना की स्थापना हो गई। अब हम देखते हैं कि सल्तनत काल के जो दंड विधान थे, न्याय एवं दंड विधान कैसे थे? दंड विधान, न्याय राजा सर्वोसर्वा था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है तो सुल्तान जो है सबसे ऊपर था। न्याय का सबसे प्रमुख कौन होता था? सुल्तान होता था। लेकिन इसकी सहायता के लिए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए हाई कोर्ट या उसे आज नीचरस्थ जितने भी कोर्ट हैं, उसी तरीके से क्या था कि सुल्तान तो सर्वसर्वा सुप्रीम कोर्ट है, आज वाला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसकी सहायता के लिए सद्र सुदूर, काजी उल कुजात, इन लोगों का व्यवस्था बनाई गई थी कि ये लोग राजा की सहायता करेंगे जब राजा न्याय करेगा। और दंड विधान कैसा था? दंड विधान ऐसा था कि जो शासक एक निरंकुशता का अपना परिचय देता था। जैसे किसी का मांस काट लेना, किसी को साम्राज्य से बाहर भगा देना, 50 कोड़े मरवाना, 100 कोड़े मरवाना, अर्थात कोड़े मरवाना, या उनको मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। इसमें न्याय के लिए सबसे
कठिन क्या था कि उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। दंड विधान भी हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, कर को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि उस समय शिक्षा का कैसा स्तर था, लोग साहित्य को कैसे समझते थे। तुर्क शासकों की मातृभाषा ये तुर्की थी और प्रशासनिक भाषा फारसी और धार्मिक भाषा, धर्म के क्रियाकलाप की भाषा अरबी। अब हम यहां से देखते हैं कि ये फारसी जो बाद में काफी चर्चित हुई, ये सब फारसी का विकास कब हुआ, तो ये 10वीं शताब्दी में प्रारंभ होता है। 10वीं शताब्दी में इस फारसी का विकास प्रारंभ हुआ। कब हुआ, जब तुर्क की सत्ता जो है, दिल्ली सल्तनत शासन सत्ता स्थापित होती है, अर्थात तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में फारसी साहित्य का विकास शुरू हो गया। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, तो इस फारसी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, फारसी को राजभाषा बना दिया गया। कई बार ये पेपर में प्रश्न पूछा है कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से फारसी थी, भाषा साहित्य थी, वो कब से राजभाषा बनी, तो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही फारसी को राजभाषा बना दिया। यह फारसी का अध्ययन और अध्यापन कहाँ होता था, तो फारसी का अध्ययन और अध्यापन लाहौर में होता था। लाहौर इसका प्रमुख केंद्र था फारसी भाषा के अध्ययन और अध्यापन का। अब सल्तनत काल के हम समाज को देखते हैं कि उस समय समाज कैसा था। जैसे हमें किसी भी चीज को अगर समाज को जानना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस समाज के लोगों की स्थिति कैसी थी। जैसे सल्तनत काल में समाज 2 भागों में विभाजित था, समाज 2 भागों में विभाजित था, एक हिंदू, दूसरा मुसलमान। ये 2 भागों में विभाजित थे। अब हिंदू धर्म में भी जात पात जैसे वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और विशेषकर छोटे तबके में जो है ये ऊंच नीच की भावना काफी विकसित थी। और मुसलमानों में भी वही स्थिति थी, उनमें भी जो है आपस में समाज में जो है ऊंच नीच का भेदभाव था। समाज जो है वर्णों में विभाजित था, जैसे यहाँ शिया और सुन्नी विभाजित था। और यहाँ आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन लोगों के तहत जो व्यवस्था थी, समाज जो है विभाजित था। इस समाज में दासों की स्थिति कैसी थी, सल्तनत कालीन व्यवस्था में जो समाज था उसमें दासों की स्थिति कैसी थी, तो दासों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन कुछ शासक ऐसे हुए जैसे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इनकी देख रेख के लिए एक विभाग की स्थापना कर दिया, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा। तो इस तरीके से दासों की स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया गया। इस समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, जब हम सभी लोगों को देखेंगे तभी तो हम समाज की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। तो वहां स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आप देखिए कि स्त्रियों की स्थिति जैसे राजपूत में क्या थे कि जौहर प्रथा थी, राजपूत समाज में जौहर प्रथा थी, सती प्रथा थी। और हम कहें कि मुसलमान या इस्लाम धर्म में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आप देखिए पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखिए कि कोई भी एक महिला ऐसी नहीं हुई कि जो उच्च पद को सुशोभित किया हो। केवल अगर हम रजिया को छोड़ दें तो कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी कि जो उच्च पद को प्राप्त किया हो। हम देखें कि उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, समाज की आर्थिक स्थिति कैसी थी। भारत के जो समाज थे उस समय उनकी आर्थिक स्थिति की, इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, समृद्धशाली लोग थे। जो भी हीरे जवाहरात से संबंधित जो भी आभूषण थे उस समय इस समाज में जो है लोगों के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं कि आप लोग खुद ही देखिए कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो किस उद्देश्य से आए, केवल इसी उद्देश्य से आए कि हमें धन लूटना है। बाद में उनकी इच्छा हुई कि अगर इनसे हम धन लूट के जा रहे हैं और इतना धनाढ्य हो रहे हैं, अगर हम अपनी शासन सत्ता यहीं पर स्थापित कर दें तो हमारी शासन सत्ता कितनी मजबूत होगी। उस उद्देश्य से बाद में जो है इन लोगों ने शासन सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। शासन सत्ता स्थापित करना, उससे पहले इन लोगों की क्या इच्छा थी, जैसे कोई भी मध्य एशिया या विदेशी आक्रमणकारी आता था तो उनकी प्रबल इच्छा ही होती थी, अगर उनके दिमाग में ही आता था कि हमको धन लूटना है तो सबसे पहले उनके यही दिमाग में आता था चलिए भारत चलिए, वहां से लूट के हमको काफी माल मिलेगा। तो इस तरीके से उस समय की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। आर्थिक स्थिति क्यों अच्छी थी, तो यहाँ
व्यापार उन्नत अवस्था में था, साथ में कृषि भी काफी अच्छी होती थी, और जो अधिशेष बचता था, अधिशेष का मतलब ये होता है कि जो हम उपयोग करें और कुछ शेष बच जाए उसको अधिशेष कहते हैं। उस अधिशेष के माध्यम से जो है लोगों की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।